हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने गत तंत्र के चैप्टर नंबर 6 जो कि है एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आयुर्वेद से भी क्वेश्चन आ सकता है और मॉडर्न से भी। किस पार्ट से क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी से। Environmental toxicology is defined as a multidisciplinary scientific discipline concerned with the study of, अभी किस किस चीज़ की स्टडी के लिए है, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, bioaccumulation and ultimate fate of toxic chemical, biological and physical agents released into natural environment जैसे कि air, water, soil on living organisms, human health and ecological system। यानी ये किस स्टडी है? एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी किसकी स्टडी है? देखो यहाँ से देखो, द स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि हार्मफुल इफेक्ट क्या है उसका, किस तरह से उसका एक्शन है, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, अल्टीमेट फेट ऑफ टॉक्सिक केमिकल क्या होता है, बायोलॉजिकल फिजिकल एजेंट्स क्या है जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में है लाइक एयर, वाटर, सॉइल, और किस पे हम इसका इफेक्ट देखते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। सिर्फ इंसानों पे ही नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, ह्यूमन हेल्थ पर एंड इकोलॉजिकल सिस्टम पर। अब देखते हैं इसका आयुर्वेदिक शास्त्रीय पर्सपेक्टिव क्या है। आयुर्वेद में पर्यावरण विश्व विज्ञान का विस्तृत वर्णन सबसे पहले तो जनपद उद्वंस में हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था विमान स्थान में, और दूषी विष, ठीक है, ये वही बातें हैं, दोनों रिलेटेड है, एवं वातावरण विशोधन के अंतर्गत प्राप्त होता है। चरक संहिता विमान स्थान में मैंने आपको बताया था जनपद उद्वंस पूरा चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अधर्म की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, जिससे क्या होता है कि वायु, जल, देश और काल दूषित हो जाते हैं और संपूर्ण जनपद यानी पूरे समाज को नष्ट कर देते हैं। समझते हो? चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जनपद उद्वंस में 4 वो मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो वायु, जल, देश और काल, ठीक है, ये याद हो जाएगा ना, वायु, जल, देश और काल। अब सेकंड में हम बात करेंगे लक्षण एंड चिकित्सा ऑफ विषाक्त भूमि, विषाक्त जल एंड विषाक्त वायु। अब अगर कोई चीज़ इसमें से दूषित है तो उसकी चिकित्सा क्या होगी और उसके लक्षण क्या हो जाएंगे। तो विषाक्त जल के लक्षण और उसकी चिकित्सा। जब कोई भी जल विषाक्त होगा तो उसका सबसे पहले तो विवर्ण हो जाएगा, जो उसका प्राकृत रंग है, जैसे वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर सब कुछ उसमें दिखता है, तो उसका रंग क्या हो जाएगा? विकृत हो जाएगा, या तो उस पर ग्रीन एल्गी आ जाएगी, ठीक है, फ्रोथी हो जाएगा, या फिर ब्लर उसमें दिखने लगेगा। तो ये सारी बातें हो सकती हैं, या फिर नीला, पीला, काला सब हो सकता है। गंध विकृति आ जाएगी। सबसे पहले अगर आपको पानी का पता लगाना है, मान लो वो देखने में भी अच्छा ही लग रहा है, लेकिन अगर उसमें गंध अच्छी नहीं है तो आप बता सकते हो कि पानी प्राकृत नहीं विकृत है। रसहीनता, विकृत रस आपको मिलेगा जब आप उसे पियोगे। उसमें रहने वाले जल जीवों का नाश हो जाएगा, जैसे कि मछलियाँ, मेंढक और अन्य प्राणी। पक्षियों का आचरण देखो, जहाँ पे वो पक्षी रहते हैं वहाँ वो भी नहीं रहते। जैसा आप देखते हो, एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो मछलियाँ खाता है ना, जो बर्ड है जो मछली खाती है, वो भी वहाँ नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यहाँ का जल क्या हो गया? विकृत हो गया। अच्छा भाई, तो विषाक्त जल का फिर ये सब हमने पढ़ लिया। मनुष्य पर विषाक्त जल का क्या प्रभाव होता है? मनुष्य को छर्दी, अतिसार, दाह, मूर्छा, शोफ, कंडू तथा कुष्ठ विकार हो जाते हैं। अब इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं? विषग्न चूर्ण प्रशेण, यानी सबसे पहले स्प्रिंकल करोगे किस किस को? के वरुण आदि एवं धव आदि योग, धव, अश्वकर्ण, असन, पारिभद्र, पाटला, मोक्षक, राजद्रुम की भस्म बनाकर उसे विषाक्त जल में मिलाया जाता है। अब इसी ट्रिक से कैसे याद कर सकते हो? देखो, विषाक्त जल की यहाँ पे बात की जा रही है, तो जल मतलब पानी, तो पी से आ जाएगा,
पी से डर लगता है, यानी विषाक्त पानी से क्या लगता है, डर। तो पी से आ जाएगा पारिभद्र, दूसरे पी से आ जाएगा पाटलाव, डी से आ जाएगा धव, ए से आ जाएगा अश्वकर्ण, दूसरे ए से आ जाएगा असन और आर से आ जाएगा राजद्रुम। तो पानी से क्या लगता है, डर। तो पारिभद्र, पाटलाव और धव, अश्वकर्ण, असन और राजद्रुम याद हो जाएगा। कोई सा भी एक याद करना है तो ये याद हमने कर लिया। बाकी इन्होंने कहा है सर्वकार्षुक अगत भी होता है, जैसे अनंत, उशीर, नागकेसर, केतकी, पाटला, इन सब का चूर्ण बनाकर भस्म कर लो और फिर उसे डाल दो, तो उससे विष क्या हो जाता है, समूल नष्ट हो जाता है। और सूर्य ताप का तो हमें पता ही है कि फिजिकल डिसइंफेक्शन कहते हैं इसे। तो जल की किरणों से भी क्या हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है इसका विष। और तप्त लौह पाषाण में बुझाकर विशोधित करना, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो सूर्य वाली लाइन याद कर लेना और एक पानी से डर लगता है, ठीक है। अच्छा, विषाक्त वायु के लक्षण और चिकित्सा। विषाक्त वायु के लक्षण क्या हो जाएगा, सबसे पहले वायु धूमिल हो जाएगी, सघन हो जाएगी, तीक्ष्ण या कटुगंध से युक्त हो जाएगी। और आकाश में उड़ने वाले पक्षी क्या हो जाते हैं, मूर्छित होकर नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। और जो वृक्षों के पत्र हैं, पुष्प हैं, फल हैं, वो शुष्क होकर बिना ऋतु के ही गिर जाते हैं। ये सब क्या है, इसके लक्षण हैं। वायु के लक्षण और भी बताए गए हैं, जो कि वायु का बहुत तेज़ चलना, बहुत हल्के चलना, धूल युक्त होना और धुआं से होना और बहुत ज़्यादा गति से होना, बहुत ज़्यादा स्निग्ध होना, बहुत ज़्यादा रूक्ष होना, बवंडर के फॉर्म में होना, बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ उसमें होना। तो ये सारी बातें भी होती हैं। स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, देखो जो रेस्पिरेटरी डिसीज़ होते हैं लाइक गास, श्वास, प्रतिशय, अक्षी रोग, क्योंकि आँखों में धूल आएगी, सिर शूल हो जाएगा क्योंकि हवा से वात से शूल होता ही है, श्वास रोग हो जाएगा। अच्छा, तो इसकी चिकित्सा क्या करेंगे, विषाग्न धूपन। अब यहाँ पे फ्यूमिगेशंस करते हैं, जैसे किस चीज़ से विषाक्त वायु को शुद्ध करने के लिए जड़ी बूटियों का धूपन किया जाता है। अब धूपन के लिए वो योग क्या होता है, इसके लिए मैंने सिर्फ 4 याद किए थे। हा से मैंने याद किया था, ठीक है। तो हा तो यानी खुश हो रहे हैं कि हवा चल रही है, जैसे नेचुरली जब हमें गर्मी में हवा लगती है तो हम खुश होते हैं। तो हा से आ जाएगा हरिद्रा, ए से आ जाएगा अतिविशा, एच से आ जाएगा हरित की जैसा पर्याय ऑफ अभया, ए से आ जाएगा एला। तो मैंने बस ये 4 ही याद किए थे। और फिर बस इन्हें जलाने से क्या हो जाता है, धूपन करने से वायु की शुद्धि हो जाती है। और फिर इसके साथ साथ आप ये याद कर लोगे कि सुगंधित द्रव्यों का भी इसमें यूज़ किया जाता है। सुगंधित द्रव्य जैसे क्या हो गया, चंदन, उशीर और कपूर, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब विषाक्त भूमि की बात करते हैं। तो भूमि का रंग परिवर्तित हो जाएगा, मृतिका या तो काली हो जाएगी या लाल हो जाएगी या फिर भस्मवर्ण की हो जाएगी। वनस्पति का विनाश, जो उस पर पेड़ हैं वो सब क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, उनका विकास खत्म हो जाएगा। अब जो ज़मीन पर रहते हैं उनका लक्षण क्या होगा, उन जानवरों का, जैसे हाथी, अश्व, गौ, महिष, ये सब में खुर और पादों में शोफ हो जाएगी, दाव हो जाएगी और रोम शतन होने लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या लक्षण हमें एनिमल्स में मिलते हैं। इसकी चिकित्सा कैसे की जाएगी, विषग्न अगद का लेप, जैसे कि क्या है, अनंत, कुष्ठ, एला, चंदन, विडंग, सुवर्चिका, हरिद्रा, दारू हरिद्रा। देखो मैंने आपको पूरा श्लोक याद कराया था। हरिद्रा, मंजिष्ठा, स्वाहा, सूक्ष्म, एला, पालिंदी, चंदन, कतक, श्री, श्लेष मातका और सिंधुवार, है ना, सिंधुवार, श्लेष मातका। तो इसमें से भी आप कुछ लिख देना, बस इतना ही आपका काम हो जाएगा। दहन क्या करना है कि जोत कर सूर्य ताप में सुखाया जाता है, निर्कुंडी व कटु द्रव्य से भूमि का दहन किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने आपको मॉडर्न में नहीं पढ़ाया, जब मैंने आपको स्वस्थ व्रत में बताया था तो मैंने आपको ये बताया था एनवायरमेंटल हेल्थ में कि नीम का पेड़ लगाने से और फाइकस, है ना, अंजीर का पेड़ लगाने से क्या होता है, एयर प्योरीफाई होती है। तो एक तो नीम का, एल्बिजिया लैबैक, ठीक है, शीरीष का, और एक मैंने आपको बताया था फाइकस यानी अंजीर वाला पेड़ लगाने से क्या होता है, वृक्षारोपण करोगे तो एयर शुद्ध हो जाएगी। समरी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं जो इसमें मॉडर्न एस्पेक्ट आ रहा है इसका, पॉल्यूशन, क्योंकि पॉल्यूशन होता है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन क्या है, अनडिज़ायरेबल चेंज है,
Pollution is any undesirable change in the physical, chemical, biological characteristics of air, water and soil that adversely affect human health, animal health and प्लांट लाइफ और इकोलॉजिकल बैलेंसेस। समझ आ गया, ये तो पता ही है कि कोई भी ऐसा अनडिज़ायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल जो कि अफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल्स को, प्लांट लाइफ को और इकोलॉजिकल बैलेंस को। पॉल्यूशन आपने पढ़ा ही होता है, तो इसमें मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी, जो इम्पोर्टेंट मुझे दिख जाएगा वो मैं आपको बता दूंगी, हाईलाइट कर दूंगी, ठीक है। अच्छा भाई, ये होता है हेवी मेटल्स, ठीक है, ये आपको पता ही है ना, हेवी मेटल से होता है इनऑर्गेनिक ही हो जाएगा, बायोलॉजिकल हो जाएगा। एयर पॉल्यूशन, ये याद कर लेना, एयर पॉल्यूशन पार्टिकुलेट मैटर इन द, ये सिर्फ अपर वे में डूबते हैं, ये मैं स्वस्थ सूरत में भी बताया था ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में, लेकिन जो ये एसपीएम नहीं है, पार्टिकुलेट मैटर जिसमें 2.5 होता है या उससे कम, तो कहाँ तक जाते हैं, एल्विलाई तक जाते हैं, और सीओपीडी, अस्थमा, एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, स्ट्रोक जैसे व्याधि को उत्पन्न करते हैं। अच्छा भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ द साइलेंट किलर गैस, क्योंकि हीमोग्लोबिन से कितनी ज़्यादा होती है, 200 से 250 टाइम ज़्यादा होती है इसकी एफिनिटी, ठीक है। सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ये सब मैंने आपको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में बताया था। सॉइल पॉल्यूशन की बात करते हैं तो एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स, ये वाला चैप्टर मैं बनाऊंगी, ठीक है, विष उपद्रव वाला चैप्टर है गणतंत्र में, ये मैं पूरा फिर उसमें बता दूंगी। हेल्थ इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर वेलफेयर क्या हो जाएगा, ये भी बहुत ईजी है, इसमें मैं क्या बताऊंगी। अच्छा जी, बायोलॉजिकल वेलफेयर क्या होता है, जिसमें आप बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज़ करते हो, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और बायोलॉजिकली ड्राइव टॉक्सिन्स, ठीक है। केमिकल वॉरफेयर में किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं वॉरफेयर में, तो देख लेना, इसमें क्या यूज़ करते हैं, साइनाइड हो जाएगा, है ना, साइनाइड आपको पता ही है, फॉस्जीन, ठीक है, कितनी ज़्यादा घातक होती है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, ठीक है। और न्यूक्लियर वॉरफेयर में तो पता ही है आपको, ठीक है, ये क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं कहा ये वाला टॉपिक बच्चों को शायद बहुत भारी लगता होगा, तो चलिए अब हम बात करते हैं इकोटॉक्सिकोलॉजी, बायोमैग्निफिकेशन एंड टॉक्सिकोविजिलेंस की, ठीक है। So ecotoxicology is the branch of toxicology concerned with the study of harmful effects of toxic substance on living organisms, population, community and ecosystem. तो इकोटॉक्सिकोलॉजी एक ब्रांच है टॉक्सिकोलॉजी की, जो कि क्या पढ़ती है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस ऑन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी पे पता चलेगा तो पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम पे पता चल जाएगा। चलिए, तो थिंक द टॉक्सिक एंटर इन द एनवायरनमेंट, इसे कैसे सोचना है कि सोच लो कि कोई भी इन्वायरमेंट में टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर किया एंड अफेक्ट ऑर्गेनिजम्स, इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग द एंटायर इकोसिस्टम। सबसे पहले उसने किसी एक इंसान को, ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट किया, उसके बाद उसने सबको, इकोसिस्टम को पूरे चपेट में ले लिया। तो सबसे पहले क्या होगा, टॉक्सिकेंट होगा, फिर वो ऑर्गेनिज्म में आएगा, फिर पॉपुलेशन में, फिर कम्युनिटी में और फिर पूरे इकोसिस्टम में फैल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल टॉक्सिकेंट्स क्या होता है ये याद कर लेना, पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स लाइक मर्करी, लेड एंड कैडमियम, इंडस्ट्रियल केमिकल्स लाइक पीसीबीज, एयर पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, NO, पार्टिकुलेट मैटर तो अभी बताई है, जिसमें 2.5 वाले या इससे कम ज़्यादा घातक होते हैं। वाटर पॉल्यूटेंट एंड पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, तो ये क्या है, इसमें वो हैं जो हमारे इकोसिस्टम को टॉक्सिक बनाते हैं, ठीक है। अब इफ़ेक्ट क्या है इसका, इसकी निमोनिक है टॉक्सिक पॉल्यूशन डैमेज लाइफ, तो क्या करता है वो, डैमेज करता है। सो
इसका इफेक्ट देखो, सबसे पहले तो डेथ, आप ख़त्म, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही हो रहा है कि डेथ हो रही है डायरेक्ट। फिर आ जाता है एबनॉर्मल ग्रोथ। बहुत सारी चीज़ों में हमें फिर क्या होने लगती है, एबनॉर्मल ग्रोथ दिखती है जिसका हमें पता ही नहीं चलता। म्यूटेशन होने लगती है जीन्स में। अल्टर बिहेवियर, इसमें क्या होता है, फॉरेजिंग, माइग्रेशन, प्रीडेटर अवॉइडेंस, तो ये सारे बिहेवियर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। एग शेल थिनिंग आपको पता ही है कि अंडों में जो थिन हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे जल्दी निकल आते हैं, वो इतने मैच्योर भी नहीं होते, तो बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है। इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, जब बच्चे ही पैदा नहीं होंगे अच्छे तो बायोडाइवर्सिटी तो लॉस होगी ही। ट्रॉफिक कॉलैप्स भी होगा। सर्वाइवल डिक्रीज, सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं, एक तो ह्यूमंस में फिर भी आजकल इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन जानवरों के लिए क्या है, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास तो नेचुरल फिनोमेना है। अब वो नेचुरल फिनोमेना भी इतना डिस्टर्ब हो गया कि उनकी शेल प्री मैच्योर हैचिंग चल रही है, तो बच्चों के सर्वाइवल के चांसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और जिसकी वजह से लाइफ स्पैन और फिटनेस भी कम हो रही है, ठीक है, उस पर भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा बायो मैग्निफिकेशन की। बायो मैग्निफिकेशन इज अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ persist toxic substance at successive topic level of a food chain। बायो मैग्निफिकेशन हमने पहले भी पढ़ा है अपने 11th-12th में। तो बायो मैग्निफिकेशन, बायो मीन्स लिविंग, ठीक है, मैग्निफिकेशन मीन्स बढ़ना। तो बायो मैग्निफिकेशन क्या है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ परसिस्टेंट टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन का बढ़ते जाना, जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल को बढ़ाते हैं, ऊपर चलते हैं, तो समझ आया। तो एज यू मूव अप फूड चेन द टॉक्सिक सब्सटेंस बिकम मोर कंसनट्रेटेड, ज़्यादा कंसनट्रेट होने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वाटर में लो होता है, प्लैंक्टॉन्स में और बढ़ेगा, स्मॉल फिश में और ज़्यादा, लार्ज फिश में और ज़्यादा, ह्यूमन जो हम उन्हें खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसनट्रेशन। क्लासिक एग्जाम्पल क्या होता है, डीडीटी का एग्जाम्पल हमने पढ़ा है, ठीक है। यही एग्जाम्पल लेके हम फिर से समझेंगे। वाई डज बायो मैग्निफिकेशन अकर, सबसे पहले तो इसके लिए क्या है, परसिस्टेंट टॉक्सिक क्लाइम्स, तो पी आ जाएगा और फिर क्लाइंब आ जाएगा, तो पी से आ जाएगा परसिस्टेंट। रेजिस्टेंट टू केमिकल, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये डिग्रेड नहीं होता, परसिस्ट रहता है, कोई से डिग्रेड नहीं करता, तो ये क्या रहेगा, परसिस्ट। कंसंट्रेट, लिपोफिलिक नेचर है, अलाउ टॉक्सिन टू स्टोर इन फैटी टिश्यू। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस, कि ऐसा क्या कारण है कि ये ख़त्म ही नहीं हो पा रहा, तो ये क्या करता है, लिपोफिलिक यानी फैट से प्यार है इसे, तो ये क्या घुस के बैठ जाता है किस में, फैटी टिश्यूज़ में। एल से आता है लेस इजीली एक्सक्रीटेड। अब जो इसे आयुर्वेद से समझो वो अच्छा समझा पाएगा। आयुर्वेद में क्या होता है, धातु स्थित दोष, जो धातुओं में स्थित दोष है ना, उन्हें निकालना बहुत भारी काम है। तो सेम वही यहाँ पे हो रहा है भाई, फैट यानी मेद धातु में घुस के बैठ गया, अब इसे निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल, तो लेस इजीली एक्सक्रिएटेड। इंक्रीज थ्रू फूड चेन, फूड चेन से बढ़ता है क्योंकि ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट मल्टीपल लोअर ट्रॉफिक प्रे आइटम्स, ठीक है। नीचे देख, ऊपर वाले लोग नीचे वालों को ज़्यादा खाते हैं तो उनमें ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसे और ऊपर वाला खाएगा तो उसमें और ज़्यादा हो जाएगा, तो मैग्नीफाई एट हायर लेवल, जो एपेक्स वाला है उसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, यानी टॉप हम हैं ह्यूमंस, है ना, जो प्रीडेट जो खाते हैं मछलियों को। इफ़ेक्ट्स ऑफ बायोमैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, सीवियर टॉक्सिसिटी होती है प्रीडेटर्स में या फिर एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस में। रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं जिससे कि एक्शेल थिनिंग होती है बर्ड्स में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होते हैं, ये क्या होता है, डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होते हैं क्योंकि वो टॉक्सिन हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है, तो हमारी बॉडी में उसके क्या हो रहे हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स हो रहे हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो रही है। पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड स्पीसीज एंडेंजर्ड, होना ही है, जब पॉपुलेशन को सर्वाइवल का चांस ही कम मिलेगा तो उसकी पॉपुलेशन फिर कम होगी और एंडेंजर्ड हो जाएगी। ह्यूमन हेल्थ में क्या होता है, ह्यूमन सी फूड खाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, ये एक ख़तरा है। ह्यूमन हेल्थ रिस्क थ्रू डाइटरी एक्सपोजर कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड सी फूड, तो जो सी फूड खाते हैं उनके लिए क्या है, रिस्क है।
अब बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में क्या फ़र्क होता है, ये अगर आपसे एग्ज़ाम में ना भी पूछे तो भी लिख के आ जाना, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्कोप क्या है, सिंगल ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम। बायो एक्यूमुलेशन सिर्फ एक एक्यूमुलेट हो रहा है, मैग्निफिकेशन मतलब बढ़ना, तो ये सिंगल ऑर्गेनिजम्स में रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, जमा होता रहेगा। लेकिन ये बायो मैग्निफिकेशन जो है मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स पर मल्टीप्लाई होता है, बढ़ता है, और ठीक है बढ़ता ये भी है, लेकिन ये एक में ही बढ़ेगा, ये सब में बढ़ेगा, समझते हो। मैकेनिज्म क्या है, रेट ऑफ इनटेक एक्सीड रेट ऑफ एक्सक्रीशन। जैसे जैसे आप इसका लेना शुरू करोगे, निकालने का रेट भी उसी तरह से बढ़ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम प्रे टू प्रेडेटर, इसमें आप जितना ज़्यादा लोगे इतना ही ज़्यादा ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होता जाएगा। इसकी मीनिंगफुल क्या है, वन बॉडी में मैग्निफिकेशन मैनी लेवल्स पर होता है। टॉक्सिकोविजिलेंस की हम बात करते हैं, टॉक्सिकोविजिलेंस इंपॉर्टेंट है। तो टॉक्सिकोविजिलेंस ध्यान से सुनना, टॉक्सिकोविजिलेंस इज द सिस्टेमिक मॉनिटरिंग, डिटेक्शन एंड असेसमेंट ऑफ toxic exposure and poisoning trend in a population with the aim of providing early warning and toxic hazards। क्या बोला है इन्होंने, देखो टॉक्सिकोविजिलेंस एक सिस्टमिक मॉनिटरिंग है, डिटेक्शन है, ये शब्द याद करना है, मॉनिटरिंग, डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट। तो इसके लिए ट्रिक बना लें हम, सिस्टमिक मॉनिटरिंग, डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, SMDIA है ना, तो इसे याद कर लेना कैसे भी। सिस्टमिक मॉनिटरिंग, डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, ये पांचों वर्ड्स आने चाहिए। तो टॉक्सिकोविजिलेंस इज द सिस्टमिक मॉनिटरिंग, डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ टॉक्सिक एक्सपोजर एंड पॉइजनिंग ट्रेंड इन अ पॉपुलेशन विद द एम, क्या एम है इसका, प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग एंड प्रिवेंटिंग टॉक्सिक हैजार्ड्स। ये इसका एम है कि अर्ली वार्निंग, ठीक है, दे दें और जो टॉक्सिक हैजार्ड्स हैं उसे प्रिवेंट करें। की डेफिनेशन मुझे समझ आ गई है कि कीप इन कंटिन्यूस वॉच ऑन टॉक्सिक एक्सपोजर एंड पॉइजनिंग सो हैजर्ड कैन बी डिटेक्ट अर्ली एंड प्रिवेंटेड, तो उसे पहले ही डिटेक्ट किया जाए और उसे फिर प्रिवेंट कर लिया जाए। मेन कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, सबसे पहले वॉच, डिटेक्ट, एक्सेस एंड एक्ट। तो सबसे पहले देखो वॉच क्या करना है, यानी सर्वेलेंस, देखो पहले continuous monitoring of poison cases, toxic exposures, industrial chemicals and environmental pollutants। सबसे पहले क्या करना है, इन्हें मॉनिटर करना है, वॉच करना है, यानी सर्वेलेंस करना है। डिटेक्शन मतलब आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई न्यू टॉक्सिक हैजार्ड, अनयूजुअल पॉइजनिंग पैटर्न जो हमें मिल रहा है, एक्यूट टॉक्सिक आउटब्रेक्स जो हो जाते हैं कभी कभी, एंड हाई रिस्क एक्सपोज्ड ग्रुप्स, वो कौन कौन से मतलब कौन कौन सा वो ग्रुप है, ठीक है, जो हाई रिस्क पे है। एक्सेस यानी इवेल्यूएट करना, इवेल्यूएट द सीवियरिटी ऑफ टॉक्सिसिटी, यानी कितना सीवियर है, उसका एक्सपोजर का सोर्स क्या है, कौन कौन सी पॉपुलेशन अफेक्ट है, एंड हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होंगे, यानी हेल्थ पे उसका इफेक्ट क्या होगा और एनवायरनमेंट पे क्या होगा। एक्ट क्या करना है, यानी इंटरवेंशन क्या करना है कि इशू अर्ली वार्निंग्स, अर्ली वार्निंग दो, एजुकेट करो पब्लिक को, इम्प्लीमेंट केमिकल रेगुलेशंस, ठीक है, जहाँ पे हार्मफुल केमिकल का काम होता है वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, ठीक है, कि वहाँ पे सब प्रिवेंटिव मेजर्स अपने प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करें, राइट। कंट्रोल हैजार्ड्स एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब अगर किसी को कुछ हो जाए तो उसका क्या होना चाहिए, क्लिनिकल मैनेजमेंट। तो ये चार थे ट्रिक इसके, क्या है, वॉच, डिटेक्ट, एक्सेस एंड फिर एक्ट करो। तो वॉच मतलब सर्वेलेंस करो, पॉइजन केसेस देखो, टॉक्सिक एक्सपोजर देखो, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को नोट करो, उन्हें देखो। उसके बाद डिटेक्ट करो कौन कौन सा नया टॉक्सिक हैजार्ड्स आया है, किस किस का अनयूजुअल पॉइजनिंग कौन दे रहा है, कौन एक्यूट ही एकदम ही टॉक्सिक आउटब्रेक्स दे रहा है, ये सारी चीज़ें नोट करो। फिर इवेल्यूएट करो, एक्सेस करो, यानी सीवियरिटी ऑफ टॉक्सिसिटी कितनी है, कितने लोगों को मार रहा है 100 में से, सोर्स ऑफ एक्सपोजर क्या है, कौन कौन सी पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है, हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रही है, एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट हो रहा है। अब इंटरवेंशन करना है कि अर्ली वार्निंग्स दो, पब्लिक को एजुकेट करो, इम्प्लीमेंट केमिकल रेगुलेशंस, सब हर चीज़ का रूल एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, कंट्रोल हैजार्ड होना चाहिए एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट होना चाहिए। टॉक्सिकोविजिलेंस प्रोसेस फ्लो चार्ट क्या होगा, टॉक्सिक एक्सपोजर होगा तो पॉइजनिंग होगी, ठीक है।
क्या करो, डाटा कलेक्शन करो पॉइजन सेंटर से या फिर हॉस्पिटल से, उन्हें मॉनिटर करो, एपिडेमियोलॉजिकल एनालाइज करो कि कैसे वो कम्युनिटी में फैल रहा है, हैजार्ड डिटेक्शन करो, आउटब्रेक आइडेंटिफिकेशन करो, रिस्क एंड सीवियरिटी देखो कि कितना रिस्क है, कितना सीवियर है, फिर पब्लिक हेल्थ वार्निंग दो, रेगुलेटरी एक्शन निकालो, कंटिन्यूस सर्वेलेंस एंड प्रिवेंशन, सबका सर्वेलेंस यानी सबका डाटा आपके पास होना चाहिए, और प्रिवेंटिव मेजर्स भी आप सबको बताते रहो। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा चैप्टर एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी का।